सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग तलहा। आपको भी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जुम्मा मुबारक तमाम देखने वालों को। दुरूद शरीफ का विर्द आज ज़्यादा से ज़्यादा करें। बल्कि आज के दिन ही मैं तो कहती हूँ कि हमेशा आप दुरूद शरीफ का विर्द रखिए। आपके ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानी से हम कहते हैं हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो तमाम चीज़ें से दुरूद शरीफ के विर्द से सब मसलों के हल हो जाएंगे आराम से। और तलहा आज का दिन बहुत खास दिन है। वजह आपको नहीं पता? नहीं, इसीलिए हम आज का दिन मनाते हैं। और आज का दिन हम क्यों मनाते हैं? आज 26 अगस्त है और आज के दिन हम वर्ल्ड इंटरनेशनल, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी, हम विमेन इक्वालिटी डे मनाते हैं। आप लोग तो मर्दों से आगे निकल गए हैं, फिर भी आप इक्वालिटी की बात करती हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? हम बात इसलिए करते हैं कि हमें वो राइट्स दिए जाएं। बेशक मर्दों से ज्यादा राइट्स हैं औरतों के। किसी ने कह दिया? देखिए आइन में है, लेकिन क्या माशरा हमें ये राइट्स देता है? अभी मैं प्रोड्यूसर को बुलाऊं ना, आपके जो राइट्स हैं ना इस शो में वो मुझसे ज्यादा हैं। ओहो तलहा, ये देखें, इसलिए हम बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी की, क्योंकि मर्दों को लगता है कि अगर खवातीन दो लफ्ज ज्यादा बोल दे तो बस उनके ज्यादातर सारे राइट्स खवातीन के पास चले गए हैं। मर्दों को बराबरी के हक कह रहे हैं कि हमें नहीं देते। मर्दों का ये है कि खवातीन को बराबरी के हुकूक देने के बाद उनको ये लगता है कि जी खवातीन को सारे हुकूक मिल रहे हैं, मर्दों को हुकूक नहीं मिल रहे। तो इसीलिए बोलने ज्यादा दे, वक्त आपको ज्यादा दे, शो आपको ज्यादा दे, स्क्रीन टाइम आपको ज्यादा, फिर भी हमें बोला जाता है कि जी हमें हमारे साथ बराबर। स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं तलहा, आप स्क्रीन टाइम की बात करें, स्क्रीन टाइम चाहिए। चलिए तलहा पे कैमरा कट करें और जो मैं बोलती हूँ खाली ऑडियो मेरी लगा दें। खैर, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम ख़वातीन के हुकूक के ऊपर बात करें, वुमेन राइट्स के ऊपर बात करें, लेकिन आज का दिन स्पेशली वुमेन इक्वालिटी के ऊपर मनाया जा रहा है। इसी वजह से हमने आज का पूरा शो ख़वातीन को बराबरी के हुकूक देने की कोशिशों का दिन है, और इसीलिए हमने पूरा शो इसीलिए इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि ख़वातीन को किस तरह से, चाहे वो सियासत हो, किसी चीज़ पर बात करनी हो, या फिर कोई उनके माशरे में हुकूक हो, उनके ऊपर किस तरह से बराबरी के उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, किस तरह से मिलनी चाहिए, और माशरे में किस तरह से उनको ये राइट दिए जाएं। इस पर बात हम करेंगे, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद पाकिस्तान ख़वातीन को बराबरी के हुकूक देने में बहुत, या फिर हम कहेंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इस मामले में दुनिया के बदतरीन ममालिक में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। ये लिस्ट किसने तैयार की है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तैयार की। अब ये मुझे आप बताएं, वो कौन सी मूवी है जिसको पाकिस्तानी मूवी को जिसको ऑस्कर मिला था इंटरनेशनली? बहुत सी मूवीज को मिला है, यानी एक ही मूवी को मिला है, शर्मीन बैद चुनाई की, जिसमें औरत का एक जला हुआ चेहरा दिखाया गया। वरदा सैडली इट इज अ फैक्ट व्हिच नो वन कैन डिनाई कि पाकिस्तान को जो इमेज है वो नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है, और दुनिया भर के इदारे ऐसी फिल्मों को अवार्ड्स दे रहे होते हैं जिसमें पाकिस्तान में औरत पे जुल्म होता हुआ दिखाया जाता है। ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं कि पाकिस्तान में औरत के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स है। ग्राउंड रियलिटी पे औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एट टाइम्स बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर सैलरीज भी मिलती हैं। यही मैं आपको बता दूं। ये बात आपकी सही है, लेकिन तरह अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 बुनियादी डिपार्टमेंट्स को टारगेट किया मुझे जाता है। फीमेल मॉडल ज्यादा कमाती है, मेल मॉडल्स, फीमेल एक्टर ज्यादा कमा रहे हैं, मेल मॉडल्स भी कमाते हैं, मेल एक्टर भी ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट डिपार्टमेंट्स का ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है उसमें है तालीम का हुसूल, हेल्थ और आपकी सियासी इख्तियारात शामिल होते हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। सियासी इख्तियारात की बात करें तो सबसे पहले खातून वज़ीर आज़म दुनिया की पाकिस्तान में। तलहा डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हमें इतना पीछे क्यों धकेला गया कि खाली एक अफगानिस्तान है जो हमसे कमतर है, वरना उससे सेकंड लास्ट नंबर पे तो हमारा पाकिस्तान का मुल्क आता है। तो ये वजह हम जानेंगे, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ खवातीन हर आला ओहदे पे फाइज हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज खवातीन पायलट भी हैं, आर्मी में आप देखें वहाँ भी हैं, पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो फातिमा जिन्ना है, राना लियाकत है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, इन जैसे नाम हमारे यहाँ सामने मिसाल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्या वाकई
इतना मैं कहूँगी कि बैकवर्ड कंट्री है कि जहाँ पे ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं दिए जाते। फेमिनिज़म की अगर हम बात करें तो फेमिनिज़म अभी मैं कहूँगी कि मेरी नज़र में तो खैर नहीं कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, जब भी हम फेमिनिज़म नाम आता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा आने लग गया। इट बिकम अ वेरी बैड वर्ड, या फिर आपके इट लीव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स माइंड। के द रीज़न इज़ उनको लगता है कि जब भी हम फेमिनिज़म की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट हेटिंग ऑन मैन और बिरेटिंग मैन। हालांकि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बात ये करते हैं कि भाई ख़वातीन को उनके इतने हुकूक दें, उनको वो राइट दें, उनके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास वो फ्रीडम होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें विदाउट बीइंग जज्ड। मेरी नज़र में वर्दा, इट्स माय ओपिनियन कि जितने शायद लड़के यहाँ पर हरास होते हैं, रेप होते हैं, अगर आप क्वांटिटी देखें तो शायद लड़कियों से ज़्यादा हो। तलहा खैर आज का दिन क्योंकि वुमेन्स हम इक्वालिटी भी मना रहे हैं तो आज हम ज़्यादातर ख़वातीन पे ही रहे, उन्हीं के बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर है। हम कोशिश करेंगे कि मर्द हजरात का भी ऐसे एक दिन हो ताकि हम दिल खोल के मर्दों की बढ़ा सुन कोशिश में रह जाएंगे। खैर हमारे साथ आज मौजूद हैं, एक बहुत ही अहम हस्ती मौजूद है, हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेतहाशा सोशल वर्क करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं आलिया आपा। अस्सलाम वालेकुम आलिया आपा, वेलकम टू दुनिया बोल है, कैसी हैं? थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया अपना आज के दिन स्पेशली आने के लिए और आपके बुलाने का शुक्रिया। साथ साथ में यास्मीन लारी साहब ने ज्वाइन किया है, सोशल वर्कर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यास्मीन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। आजकल तो सैलाब का इतना ज़्यादा है, हम क्या करें, बहुत ही ज़्यादा एक इतना अजीम आफत आई है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। कुछ तो करना होगा यास्मीन साहब, वी कांट सिट हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या होगा। हम जानते हैं इदारे हुकूमत कुछ करते नहीं, हम सोसाइटी को ही कुछ करना होता है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में सपोर्ट पढ़ना चाहिए और हमें जो कम्युनिटीज अभी हैं उनके साथ मदद करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेट्स नॉट मार्जिनलाइज देम एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वही ज़्यादा सफ़र करती हैं। बच्चे और औरतें हैं जो बेघर होती हैं, बारिश में वहाँ पे खुले मैदानों में पड़ी हुई हैं। There's nothing for them there. खाना नहीं है, पानी नहीं है, सर पे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Very sad. It's a terrible tragedy and somehow शहरों में मेरे ख्याल में लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, इस पे नई बातें हो रही हैं और हुकूमत कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है। ये हमें को मिलकर करना पड़ेगा। We have to get together and do it right. यास्मीन साहब, the spirit we used to see in 2005 जब ज़लज़ला आया था, पैफ म्यूजियम में सब जमा हुए थे, हर शहरी पार्टिसिपेट कर रहा था, वो स्पिरिट थोड़ी सी मिसिंग है यास्मीन साहबा। आपकी बात बिल्कुल सही है, डोनर फटीग भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें बाहर से मदद की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद मिलके क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब देखो, पहले तो 2005 में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बाहर से बड़ी मदद आई, हर कोई यहाँ से उठ खड़ा हुआ था और वहाँ पहुँच काम किया। डिजास्टर में से कोई कतई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं हर हादसे में रही हूँ। अभी जो ये हुआ है, दिस इज लार्जर देन एनीथिंग एवर बिफोर। मतलब 2005 तो कुछ भी नहीं है। 60% हमारे मुल्क का हिस्सा डूबा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, और क्या मतलब, हर तरफ पानी निकालने का निकासी का कोई इंतजाम नहीं। लेकिन पता है मसला क्या है बेटा, कि हम लोग जब आता है सब हम भाग दौड़ कर रहे हैं, अब क्या करें, लेकिन बीच में जब ज़रूरत है कि हम बैठ के तैयारियां करें, हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस करें। हमें पता है कि हमारा मुल्क जो है कम से कम 5वां मोस्ट वाल्नरेबल है, अभी तो शायद और भी इसकी ऊपर चली गई है, इसकी जो लिस्टिंग है। तो हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हम फिर क्यों हाथ पे कर के बैठ जाते हैं? मतलब हर जगह हमें चाहिए कि हम, एंड वी नो इट्स गोइंग टू बी water related, it's going to be either floods or rain or something, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो हम उसके लिए क्यों तैयारी नहीं करें? हर गांव में तैयारी हो सकती है। यास्मीन साहब, पर्सनल एंड पॉलिटिकल एजेंडाज आर अबव ऑल द नेशनल एजेंडाज राइट नाउ। सैडली हम यही देख रहे हैं कि हर कोई अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। आप लोग शामिल गुफ्तगू करते हैं सही। अच्छा, आज का अगर आप मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले आपसे कि हमें पता है कि आज वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आलिया आपा से इस बारे में कि आपा, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसमें पाकिस्तान को 72 ममालिक में दूसरे नंबर पे करार दिया गया है। पहले नंबर पे अफगानिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए तो अगर हम बात करें शहर की बात करें तो शहर में भी बहुत सी, अगर मेजॉरिटी की नहीं तो माइनॉरिटी में भी आज भी हमारे माशरे में इस तरह की ख़वातीन हैं जिनको उनका राइट नहीं दिया जाता। आप पहले बताएं इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखती हैं, कि आप इस बात से अग्री करती हैं और किस हद तक?
देखिए वैसे राइट नहीं दिया जाता, उसमें तो वो सारी बातें हैं जो अभी रिपोर्ट में भी थी और जो हम सुनते रहते हैं कि भाई कारोकारी नहीं किया जाना चाहिए, उनको तालीम दी जानी चाहिए, सेहत दी जानी चाहिए, वो सारी बातें मैं एग्री करती हूँ, उसके लिए मैं फ़ाइट करती हूँ। शादी की फोर्स मैरिज नहीं होनी चाहिए, जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, वो जो मेन बातें जो वाकई हक है औरत का वो मिलना चाहिए। और वो अगर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो उसके लिए तकोदो हो रही है। वो मुझे इतना बड़ा इशू वो मुझे इसलिए नहीं लगता कि उस पर बात हो रही है, बात होनी चाहिए, काम हो रहा है, मजीद काम होना चाहिए। जो मुझे परेशानी लग रही है ना, वो जो हमारी औरतें जिन्होंने इस माशरे का एक बोझ उठाया हुआ था, जैसे मैं मर्दों को हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने कमाने का बोझ उठाया हुआ है और अब भी उठाया हुआ है उन्होंने, कि वो कमा के लाते हैं, अपना घर पालते हैं, बच्चे पालते हैं। इसी तरह मैं औरत को ये जानती हूँ कि उसने पूरा घर बनाया हुआ था, उसने पूरे माशरे का एक सेटअप रखा हुआ था, वो बहुत ज्यादा बोझ उठा रही थी और इतनी खुश उसलूबी से उठा रही थी कि हम बेहतरीन नस्ल दे रहे थे अपने माशरे को। मुझे बस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे उस जगह होती है कि मैं औरत को ये समझा दूं कि जो उसको मजलूम और सिर्फ मजलूम बनाया जा रहा है वो मजलूम नहीं है। क्या बात है। ठीक है, वो अपने आप को मजलूम ना समझे। मैं आज की औरत को अगर लेती हूँ तब तो वो बाहर निकलती है, काम करती है, बहुत अच्छा करती है कि शाना बशाना वो चल रही है, 50% से ज्यादा आबादी है, सब बातें ठीक है, घर भी संभालती है, बाहर का काम भी संभालती है। देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो औरत जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, शायद बहुत तालीम याफ्ता नहीं थी, वो घर में रहती थी, जो हमारी नानी दादी वाला एक वक्त था, क्योंकि मेरी वालदा तो पढ़ी लिखी थी, वो नस्ल। लेकिन मेरी वो नस्ल जो घर पे रहती थी और शायद इतनी पढ़ी लिखी तरीके, मतलब इल्म उसके पास था, तालीम उसका डिग्री शायद नहीं होगी, वो बहुत मजबूत औरतें थी, वो कहीं से मजलूम नहीं थी, कमजोर नहीं थी। उन्होंने तो अपना ऐसा डेका उनका था कि मर्द बेचारा तो सारा दिन कमा के बाहर से आता था, पूरी हुकूमत घर पे तो औरत की होती थी। इवन उस मर्द पर भी औरत की हुकूमत होती थी, उसके दिल पर ऐसी हुकूमत होती थी कि जब वो बाहर जाता था तो उसका दिल घर में ही होता था, और जब वो घर आता था उसने क्या पहनना है, उसने क्या खाना है, उसने क्या करना है, सब औरत डिसाइड करती थी। कपड़े तक निकाल के औरत रखी सब। अरे एक दिन औरत घर में नहीं होती थी तो ऐसा लगता था घर में पता नहीं कुछ भी नहीं है, घर खाली हो गया, खराब हो गया निजाम जिंदगी। तो मैं उस औरत को भी मजलूम नहीं समझती। अच्छा ऐसा नहीं था, शादी ब्याह, तैयार होना, सजना सवरना, मेहंदी लगाना, वो सारे काम बहुत होते थे, तब भी होते थे, औरत का बनना सवरना, लेकिन इज्जत उसकी अपनी जगह मौजूद थी। ये कहीं पे हमारी सोसाइटी से गलती हुई है कि आज़ादी के नाम पर हम कौन सी आज़ादी दे रहे हैं, मुकम्मल आज़ादी या एक आधी अधूरी आज़ादी। मैं ये समझती हूँ कि औरत को अब वाकई आज़ाद हो जाना चाहिए। किस आज़ादी की बात कर रही हूँ, उसको गुस्से से, गम से, मुकाबले से, इंतकाम से आज़ाद हो जाना चाहिए, मोहताज होने से। हाँ, मोहताज होने से भी। एक हमारे ये बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है कि अगर ख़वातीन की हम उनकी राइट की बात करें कि भाई अगर तुम जुल्म बर्दाश्त कर रही हो तो ना करो, इस रिश्ते से निकल जाओ, ये आज़ादी वाला नहीं, लेकिन क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करना भी गलत है, ये चीज़ भी है, लेकिन उस पर वहाँ पे ये ख़वातीन ये देखती हैं कि जी हमें हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारा सरपरस्ती कौन करेगा, हम किस पे डिपेंड करेंगे। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो मेरा एंगल है वो खाली ये है कि औरत के अंदर कुर्बानियों माफ करने का जज्बा है, और हमारी सोसाइटी ऐसा शो कर रही है कि जैसे माफ करने से वो कमजोर हो जाएगी, माफ करने से वो आजाद हो जाएगी। वो ग्रजेस, वो दुख, वो तकलीफ, वो मुकाबला जो मर्दों के साथ हमने शुरू हो गया हमारी सोसाइटी में, हमने ये नहीं करना है, हमने आजाद हो जाना है। आप जब किसी से इंतकाम लेते हैं, बदला लेते हैं, तो जो नेगेटिविटी, इवन अगर मुकाबला भी करते हैं, औरत का मुकाबला औरत से भी नहीं है, सही बात। हर इंसान का मुकाबला अपनी जात से। हमने सोसाइटी से माफी को निकाल दिया है, जबकि माफी हमारे अंदर से वो सारी नेगेटिविटी निकालती है और ऐसा पॉजिटिव करती है कि फिर हम जो काम करना चाहते हैं, हम मुकाबला निकालेंगे तो हम अपनी दौड़ में खुद आगे बढ़ जाएंगे, मर्दों के कामों में दखल अंदाजी देंगे तो हमारे अपने काम रह जाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की जुल्म, तो देखिए जुल्म तो तब भी नहीं कोई बर्दाश्त करता था जब इतना सारा सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त भी जुल्म के लिए आवाज़ उठाई जाती थी, और उस वक्त पूरी सोसाइटी औरत का साथ देती थी। कहीं खड़े होकर अगर औरत एक जुमला बोल देती थी कि ये लड़का, ये मर्द हमें तंग कर रहा है, दूसरे मर्द, उसके दोस्त ही वहाँ उसको पीट रहे होते थे। तो देखिए सोसाइटी ने औरत को जगह दी हुई थी और औरत की इज्जत अपनी जगह थी। जुल्म हो रहा था, मैं तो समझती हूँ पहले जो जुल्म हो रहा था वो छुप कर हो रहा था, इस वक्त तो इतनी आवाज उठाई जाती है। अभी जो फैसलाबाद का जो भी केस हुआ है शादी के मौके पे कि भाई वो साहब जो शेख साहब जो शादी करना चाह रहे थे और उनकी बेटी अना भी वो मौजूद थी, आप ये बताइए ना, सोशल मीडिया भी सब कुछ है, उस औरत के साथ कितनी सारी मुश्किलात हो गई, अब तो उसका चेहरा भी दिखा दिया। क्या जुल्म रुका? नहीं। क्या उनको सजा हुई? नहीं।
पहले अगर मर्द जुल्म करते थे तो छुप कर करते थे और सोचते थे सोसाइटी को पता चला तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब तो अपनी चीजों को इतना हर चीज खोलने के लिए नहीं होती। आप अनफॉर्चुनेटली अब तो वीडियोस बना बना के खुद वायरल कर रहे होते हैं, पता नहीं अपना क्या रोब दबदबा समझते हैं। मीनारे पाकिस्तान पर एक हाँ एग्जैक्टली वो हम बात करें, कंटिन्यू करेंगे। यास्मीन लारी भी हमारे साथ मौजूद है, आगे कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। वुमेन्स इक्वालिटी डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ख़वातीन की ये राय है यहाँ पे कि जी ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते, लेकिन मेरी नज़र में ख़वातीन को पाकिस्तान में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हुकूक मिलते हैं, दुनिया में नहीं मिलते। खैर, यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। यास्मीन साहिबा, यू आर अ वेरी फेमस पर्सन इन पाकिस्तान। आप माशाल्लाह से पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट भी हैं, आपकी फैमिली में आपकी बहन बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपकी फैमिली से हमें मालूम पड़ता है कि वुमेन्स हैव बीन गेटिंग द प्रॉपर राइट्स इन पाकिस्तान। लेकिन यास्मीन साहिबा, सैडली पाकिस्तान की वुमेन का जो इंटरनेशनल इमेज बनाया जाता है कि पाकिस्तान पे औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की औरत बड़ी मुश्किल में है। अमेरिका में ऐसी रिपोर्ट्स उनकी अपनी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की हैं कि एक दिन में 3-3 खवातीन ऑनर किलिंग का निशाना बनती हैं। वहाँ पर एक खातून जब न्यूयॉर्क सिटी में तैयार होकर जाती है तो दफ्तर जाते जाते कई लड़के उसको हिरासा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ना फिल्में बनती हैं, ना ऐसी बातें होती हैं, ना ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, ना ही एक क्राइम रिपोर्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं होती, एक आम सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। यास्मीन साहिबा, I'll come to you. My question, I'm not sure if you remember it or not. पाकिस्तान की women का image internationally जबरदस्ती नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है और ऐसी लिस्टें तैयार की जाती है कि औरतों के साथ बड़े मजालिम हो रहे हैं। मैटर ऑफ द फैक्ट है, जितने लड़के रेप होते हैं उतनी लड़कियां रेप नहीं होती इस मुल्क में, लेकिन फिर भी खवातीन को हमेशा मजलूम दिखाकर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान का। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे यास्मीन साहिबा? आपने जो फरमाया, मुझे जैसी चंद खवातीन हैं जो नज़र आती हैं, मगर वी हैड अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। हम किस बात की खुशखैमी में हैं कि सब लोग ही हमारे जैसे कर सकते हैं। हमें तो पता नहीं क्या कुछ ज़िंदगी में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और हम जहाँ पहुँच गए और कोई हमें तकलीफ नहीं हुई। हमारा एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था। आपकी जो आज औरत है और देही जो औरत है वो पिसी हुई है बिल्कुल। अभी आलिया साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की और आपकी रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया, लॉज भी हैं, सब कुछ है, बट वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड। तो वो दिस सफर सो मच, यू नो, जो मैंने देखा, और मैं 2005 से सारे डिजास्टर्स के अंदर से मैं गुजरी हूँ और मेरा काम ही गरीबों के साथ काम करना है। मैं कोई अमीरों की कोई चीज़ अब नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि हालात क्या हैं और मैंने ये भी देखा कि जो औरत है वो तैयार है, इफ़ वी कैन जस्ट हेल्प हर, वी नीड टू हेल्प हर टू अटेन डिग्निटी। अभी उसकी कोई इज्जत नहीं है और उसको डिग्निटी हमें देनी पड़ेगी और वो इस तरह से कि उसको हम एम्पावर करें। मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे गरीब औरतें हैं, जब उनको सिखा देते हैं, मेरी सारी चीज़ों को उन्होंने स्पेयर हेड किया है। मेरा पाकिस्तान चूल्हा आज 80,000 बनाए, तो मेरी खवातीन जो रूरल इलिटरेट औरतें हैं खवातीन, उन्होंने बनाया है और वो उसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, क्योंकि इतना वो खूबसूरत बनाती हैं और उसकी वजह से डिग्निटी उनकी हो गई है। क्योंकि दोनों क्राउचिंग ऑन द फ्लोर। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हमें लोगों के लिए करनी है कि उससे उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ कि अगर मैं 2005 में जब मैंने काम किया तो वहाँ मैंने खवातीन को, और खवातीन को कोई सब भूल जाते हैं ना कि वो सबसे बड़ा ट्रॉमा उनका होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको पहुँचती है। उनके बच्चे मरे हैं तो कोई उनसे पूछता नहीं कि तुम्हें क्या हुआ, यू नो, देयर इज नथिंग देयर। और उनको जब मैंने क्राफ्ट में लगाया कि वो अपनी चीज़ें बनाएं जो बड़ा खूबसूरत वो बीट वर्क करती थी, जब उन्हें पैसे कमाने शुरू किए तो उनको मारपीट उनकी ख़त्म हो गई या कम से कम हो गई। मतलब हमें औरतों को करना है कि उनके हाथ में पैसा जाए और उनकी हम इज्जत करें। तो लिहाजा एक तो आर्किटेक्चर में मैं कोशिश कर रही हूँ, इसलिए एवरी वुमन मस्ट हैव अ सेफ शेल्टर, जो बारिश में न बह जाए, जो जलजलों में न गिर जाए, और मैंने डिज़ाइन वो कर दिए हैं। इसके अलावा ये कि अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर मिसाल देना चाहती हूँ। जो अभी पोनो विलेज में बैंक ऑफ पंजाब ने कमाल ये किया कि 50,000 रुपये का लोन दिया है, वो मेरी औरतों को दिया गया है। ये गरीब के लिए आपको शायद मालूम नहीं है, उनके लिए 50,000 लोन नहीं मिलता है जिसमें उनका एक घर बन सकता है और एक टॉयलेट में वो शेयर कर सकती हैं। देयर आर नो टॉयलेट्स। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिससे उनकी डिग्निटी हम बहाल करेंगे। टॉयलेट्स अगर नहीं तो कहाँ जाएंगे, खेतों में जाती हैं ना, फिर उनके साथ क्या क्या होता है हमें पता है। बीमारियां फैलती हैं, क्या क्या वायलेंस उनके साथ होती है। Nobody is talking about it. But Yasmin साहिबा, the area you're talking about, यहाँ तो मर्द भी खेतों में जाते हैं, घरों में वॉशरूम्स नहीं है। अगर औरत के पास छत नहीं है तो मर्द के पास भी छत नहीं है। I think you're being a little unfair to us right here.
क्योंकि ये देही इलाके, देखिए लेट मी फिनिश प्लीज, यास्मीन साहबा लेट मी फिनिश प्लीज। इन देही इलाकों में अगर मैं थर की बात करूं तो कभी आपने सोचा था कि थर में एक औरत इतनी सारी चूड़ियां पहन के ट्रक चला रही होगी सिंध एंग्रो कोल पावर प्लांट का? हमने नहीं सोचा था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो गया है। तो देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट, देयर हैज बीन अ वे फॉरवर्ड टू इट, और हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये जो देही इलाकों की आप बात कर रही है ना, यहाँ पे औरतों, मर्दों, बच्चों, सबको अंधेरों में धकेला गया है। यहाँ स्कूल्स नहीं बनाए गए, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए हैं। आज भी बलोचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा औरतों की अमवात डिलीवरी के दौरान होती है, जचकी के दौरान होती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। तो मेरी नजर में है इश्यूज हैं, लेकिन वे बेहतर होते जा रहे हैं। बेहतरी भी एक आ रही है, उसको भी प्लीज मैम हाईलाइट कीजिए। यानी बेटा आप बहुत सही बात करें, बेहतर होते जा रहे हैं, बट हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जब औरत चीजें करती है तो मर्दों की हालत भी बेहतर होती है। जॉइन इंडिया मार्जिनलाइज्ड, यू हैव नो आइडिया, इज अ मिथ कि मर्द जो है वो नहीं चाहता कि औरत काम करे। इट्स अ मिथ कि वो नहीं। मैम एग्रीकल्चर की 60% लेबर औरतें हैं। Yeah, but they get nothing. शोर ले जाता है। Money into the hands, then they will get the dignity and they will get the respect. देखिए मैं जो बात कर रही हूँ वो पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो इतना बड़ा जो सानिया भी हुआ है, जो इतना बड़ा जो आज तक हमने देखा नहीं है, वो आजकल जो ये डिजास्टर आया है, इसमें हम औरतों को भी एम्पावर करना शुरू करें। लेट्स गिव द मनी इनटू देयर हैंड्स। अभी मैंने कम्युनिटी में शुरू किया है, मैं पैसा औरतों को दे रही हूँ जो लंगर बना के उन्हें खाना देना शुरू किया है। ओनली 50 रुपीज पर पर्सन, वो औरत कर रही है। इसी तरह से घर के मैंने लोगों को ट्रेन किया। मेरी जो औरतें, ये पोनो विलेज है मीरपुर खास में, वो औरतें घर अपना, दे आर डिसबर्सिंग द मनी, बट एवरीबडी इज जॉइनिंग इन टू मेक द हाउस। जो घर मेरे बन गए थे 70, वो बन गए, वो माशाल्लाह सब ठीक रहे हैं। जो नहीं बन पाए उनके सब कुछ उड़ गया, सब खत्म हो गया। वी हैव टू गेट टू देम, मोबिलाइज कम्युनिटीज, क्योंकि आपकी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। सही। और हम जो लोग कहते हैं बैठ के जो सिविल सोसाइटी में बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। खुदा के वास्ते लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन मोबिलाइज कम्युनिटीज एंड हेल्प देम एंड पुट वुमेन इन फ्रंट। सही। तो यास्मीन साहब ये बात तो फिर प्रूफ हो जाती है ना कि जब हम वुमेन को एम्पावर करेंगे तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगा, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। लेकिन यास्मीन आपको ये नहीं लगता, अगर हम आइन की बात करें तो आइन में तो हुकूक दिए गए हैं, लेकिन मुआशरा ख़वातीन को एम्पावर होने की राइट्स नहीं देता। हमारा मुआशरा ही वुमेन को एम्पावर नहीं होने देता। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है, बहुत सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शायद औरत ही औरत को उसके राइट्स नहीं देती। Is it true? इस पे प्लीज आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, this is absolutely true because I've seen a lot of prominent women who will never encourage other women. मतलब ये हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पास जो भी औरतों को चीजें दी गई हैं, जो भी उनको लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन हासिल है, उन औरतों को नहीं पता कि उनको है। सही। क्योंकि कोई हमारे यहाँ शेयर नहीं करता। जो गरीब औरत बैठी हुई है, जो इलिटरेट है, वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है। आपको ये पता नहीं मालूम है कि नहीं, किसी जगह पे औरतों के बैठने की, मिल बैठने की कोई जगह ही नहीं है। कोई दूसरे से मिलती है तो सिर्फ जब गमी कोई होती है या कोई शादी होती है। तो ये कौन सा तरीका, ये कैसा मुआशरा, ये कैसे हम लोग हैं? मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही, मैं समझती हूँ कि जुल्म की इंतहा है। नो राइट्स। यास्मीन साहब, इलिटरेसी इज एन इशू, लेकिन आप एक बात बताइए, लिटरेसी हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत सारे हैं। शेख दानिश का जिक्र हुआ था, जिसकी बेटी अपनी दोस्त से अपने बाप की शादी कराना चाह रही थी, दोस्त ने मना कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया देखी हुई है, एक्सपोजर देखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम स्टेट पर हैं। तो यकीनन इलिटरेसी के अलावा हमारी जो लिटरेसी भी है, उसके ऊपर मेरे बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। पढ़े लिखे जाहिल बहुत हैं। कोई एक केस थोड़ी है, वो जो जाफर साहब का केस है कि गर्दन काटी और रख दी गई फासले पे, वहाँ इतने सारे नौकर थे, इतना पैसा था, कोई कमी नहीं थी। तो ये एक माइंडसेट है, इसका तालीम याफ्ता होना या अनपढ़ होने से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। अगर आपने तालीम में से इल्म निकाला है, कैरेक्टर निकाला है, तो बहुत अच्छी बात है। अरे मस्त सर, यास्मीन साहब कुछ कह रही हैं? यास्मीन साहब आप कुछ कह रही थी शायद पढ़े लिखे जाहिल के ऊपर। मेरा ख्याल है कि किसी को राइट्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, किसी को नहीं बताया जाता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। हमारे यहाँ मुआशरा जो है वो बिल्कुल जैसे एट द डेप्थ ऑफ एज लो एज इट कुड बी, कि किसी को नहीं पता से बंदे का राइट क्या है। एवरीबॉडी इज इन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि हमें सब कुछ मिले और किसी को कुछ ना मिले। हम क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? कोविड में क्या हुआ था? एक लेवल द प्लेइंग, जो चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको कोविड हुआ था। अपने महल्ले में बैठा है तब भी हुआ है, वहाँ झुग्गी में बैठा है तब भी हुआ है। हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? वी नीड अ ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी, वी नीड टू केयर फॉर ईच अदर। ये हम कब सीखेंगे? आज पूरा सिंध डूबा हुआ, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। अभी तक पार्टियां हो रही हैं यहाँ पे शहरों के, अभी तक फ्रेंच क्विजीन बाकायदा एंजॉय की जा रही है। मैं तो जानती हूँ ना सारे लोगों को, मैं जानती हूँ आपके एलीट को, मुझे पता है वो क्या चीजें। सही, किसी को फिक्र नहीं है। सही, यास्मीन साहब बिल्कुल सही बात कह रही हैं। हम जब केयर की बात कर रहे हैं,
आप मुझे बताओ ये कैसा मुल्क है? यू टेल मी। हमारे तो भी फिलहाल तो पॉलिटिक्स से हम बाहर नहीं निकल रहे यास्मीन साहिबा, हम तो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल रहे, इसको उठा रहे हैं उसको उठा रहे हैं, हमें तो हम होश ही नहीं है कि क्या मुल्क के हालात हो गए। 60% हमारा मुल्क डूबा हुआ है, मुझे तरफ नहीं जा रहे। बड़े-बड़े लोग मैं आलिया आपा की जानिब बढ़ूंगी जी, मैं आलिया आपा की जानिब बढ़ूंगी और ये पूछना चाहूंगी आलिया आपा कि देखें हम जहाँ माशरे में औरत के हुकूक की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बड़े सगीर में जब हम पार्टीशन से पहले रहते थे हम वाली चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं जो हिंदुआना रस्मात होती हैं उनको अडॉप्ट करके हम यही पाकिस्तान में लेके आए हैं, और क्योंकि हमारी जो पुरानी ख़वातीन थी, जो हमारी दादी नानी परनानियाँ उसी दौर से गुजरी हैं, और आज वही जो मैं कहूँगी कि उनके जो अडॉप्शन थी माशरे की कि आप भाई जो बेवा होती है वो अभी भी आजकल कलर कपड़े नहीं पहन सकती, ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, काम के लिए नहीं जा सकती, अगर कोई और घर के बाहर काम करने जाती है तो हाय हाय बच्चे की परवरिश कैसे करेगी, या बच्चा आज भी कोई छोटी सी गलती कर देता है तो कोई बाप के ऊपर नहीं कहता कि भाई तुमने अपनी औलाद पे ध्यान क्यों नहीं दिया, छूटते ही ना मत है कि माँ की परवरिश गलत है। देखिए बात यही है कि हमारी एक आदत बन गई है, हम बुरी चीज़ें जल्दी ले लेते हैं, शायद इंसान की फितरत है, क्योंकि अच्छे काम में ज़रा मेहनत ज़्यादा है, ज़रा टाइम लगता है, तो हमने वहाँ से बहुत सारी उनको सती किया जाता है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हमारे खैर मजहब के अलावा हमारे माशरे में भी ऐसा नहीं है, बल्कि बेवा के लिए तो कहते हैं कि गैर शादीशुदा से पहले बेवा या तलाक याफ्ता की आप शादी करते हैं। इक्वालिटी अगर मैं देखूँ अपने मजहब में तो मुझे तो लगता है औरत ऊपर है, हमें क्या मुश्किल है, हम तो वैसे बहुत अच्छी हालत में, हम किस इक्वालिटी की बात करते हैं, हम तो ऊपर हैं इन मर्दों के ऊपर, तो अल्लाह ने वो जिम्मेदारियां डाली है ना, ये अगर इसको निभाने लग जाए तो उनको सांस लेने का टाइम ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का मर्तबा कहां से कहां पहुंचा दिया, जहां पे पहले वहां पे औरत को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, जिंदा दरगुर कर दिया जाता था, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा कब्र में तशरीफ लाती तो आप खुद उठ के खड़े हो जाते थे, इससे बढ़कर और क्या रिस्पेक्ट दी जाएगी एक औरत को? मैं ये समझती हूँ कि मर्दों को जो जो चीजें उनको इस तरह दिखाई जा रही होती है ना कि उनके लिए बड़ी बड़ी ग्लैमरस चीजें, वो जो ग्लैमर है ना उसमें वो फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अभी एक ट्रेंड और निकला है बहुत ज्यादा, 4 शादियों का बहुत ज्यादा हमारे पास हो गया, 2 शादियों का। अल्लाह ताला ने जिस मर्द ने एक से ज्यादा की उसने अपने लिए मुश्किलात मजीद पैदा कर ली। इस जमाने में एक घर को एक औरत को पालना आसान नहीं है, आप उससे 2-3 कैसे आप पाल लेंगे। और दूसरी बात यह है कि औरत को इतनी सहूलत है, ये मेरा अपना मौकिफ है, मुझे नहीं पता कौन कितना एग्री करेगा, हम पर इतनी मेहरबानी अल्लाह के, हमें एक कोई सिर्फ जो है उसको लेकर चलना है, हमें एक से ज्यादा अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं दी, हम एक वक्त में एक के होके रहेंगे। और ये औरत की फितरत है, ये जो जेंडर इक्वालिटी में वो जो बुराइयों में मर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, खुदारा मुकाबला ना कीजिए। और कोविड में बहुत अच्छी चीज हुई, ऑनलाइन चीजें आ गई जिसकी वजह से औरतों ने घर बैठ के पैसे कमाए, और अब ये चीज टाइम के साथ साथ बहुत आगे बढ़ रही है। पहले था ना घर से ना निकले, अब औरत घर में बैठ के ना सिर्फ ये कि कुकिंग करती है, वो स्टिचिंग करती है, एक अच्छे से उन्होंने यहाँ से ब्रांड्स अपने निकाल लिए, कितनी जबरदस्त बात है। तो कहाँ औरत कमजोर है? औरत कहीं कमजोर नहीं है, औरत कमा सकती है, बस उनको अब ये चाहिए कि वो घर में भी जो फैसला साजी है उसमें वो जगह दें, और जो हमारे पास इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं असेंबली में भी फैसला साजी में औरत को डालिए। ये छोटे छोटे लॉलीपॉप बहुत हो गए कि यूं कर ले, लेकिन जब औरत फैसला साजी में भी आई भी औरतें, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया वो भी तो देखें। बात यह है आप अभी आने दें, थोड़ा उनको काम करने दें, और उसमें यही है कि इस वक्त औरतें इतनी अच्छी पोजीशन में है कि बहुत बेहतर है, लेकिन अगर उन्होंने फैसला साजी या किसी चीज में से जरा सी लचक दिखाई, जरा सी भी नेगेटिविटी बजाई, तो सारा सफर हमारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। इस वक्त एक अपडेट है, एक बड़ी ताज़ा खबर है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लेटेस्ट जो नंबर्स रिलीज किए हैं तबाही के हवाले से आपको बताना चाहूँगा। सैलाब से 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में अब तक 1343 अफराद जख्मी हुए हैं और अब तक 937 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में 234 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिंध में बारिश और सैलाब से 306 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 185 अफराद जाँ बहक हुए हैं और बारिशों की वजह से आज़ाद कश्मीर में 37 और गिलगित बल्तिस्तान में 9 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 6,60,000
70,328 मकानात मुकम्मल और जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से 7,93,995 मवेशी हलाक हुए हैं, पानी में बह गए हैं वो। और आपको बताएं कि मुल्क की जो शाहराएं हैं वो तकरीबन इतनी बड़ी तादाद में तबाह हुई हैं। सिंध में 2,328 किलोमीटर शाहराएं मुतासर हुई हैं, 60 पुलों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब में 36, खैबर पख्तूनख्वा में 6.5 और गिलगित बल्तिस्तान में 2 किलोमीटर की शाहराएं मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। मुल्क में इस वक्त काफ़ी खौफनाक मनाजिर हैं। मेरी अपील होगी तमाम मुखैर हजरात से, वो हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं निकले अपने घरों से इमदाद के लिए, जो कर सकते हैं। घर से निकल नहीं सकते हैं तो जो निकल रहे हैं उसकी मदद कर दें, एक राशन का बैग ही पकड़ा दीजिए। यकीनन अल्लाह आपकी इस नेकी को जरूर याद रखेगा क़यामत के रोज़ और आपका इसका बड़ा फ़ायदा होगा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत से लोग निकल भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस आफत से भी हम लोग ज़रूर जल्दी मिल के निकलेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं। आज बोल न्यूज़ अपने देखने वालों को एक बड़ी खबर दे रहा है। और बड़ी खबर क्या है तला, क्या आपको आइडिया है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं जी, हम आपको बताते हैं कि सीनियर सहाफ़ी MB सुमरो ने आज से बोल न्यूज़ को बतौर हेड ऑफ कंटेंट सेल इस्लामाबाद ज्वाइन कर लिया है। तो उनको हम मुबारकबाद भी देंगे और कंग्रेचुलेशंस भी कहेंगे, और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ भी है बहुत ज़्यादा। और MB सुमरो सहाफ़ती फील्ड में 25 साल का तजुर्बा रखते हैं। उन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों, पानी के इशूज़, कानून साजी और दस्तावेज़ात के साथ तहकीकी ख़बरों का शानदार तजुर्बा है और मुल्की तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत से लेकर नमाज जनाजा तक और नवाब अकबर भुट्टी के साथ चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी की कोशिशों जैसे वाक़यात के एनी शाहिदीन में से वो एक हैं। जबकि चौधरी शुजात हुसैन वफ्द के हमरा डेरा बुगटी में गए थे तो MB सुमरो साहब पहले से वहाँ हालात की रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। तलहा, ग्रेट एंड विल वेलकम हिम टू बोल। वेलकम मिस्टर सुमरो टू बोल। ये बताइए क्या टारगेट्स हैं, क्या ख्वाहिशें हैं, किस तरीके से हम कंटेंट को इम्प्रूव करके स्क्रीन्स को बेहतर कर सकते हैं? थैंक यू, मेहरबानी वेलकम करने के लिए। और हमारी ख्वाहिशें और हमारी कोशिशें ये होंगी कि हम बिल्कुल जो तहकीकाती जर्नलिज़्म है जो TV चैनल्स में बहुत कम नज़र आती है, तो हम उसको ज़्यादा फोकस करें और जो चीज़ें दबी हुई हैं, जिन पे काम नहीं होता, उनको ज़्यादा हाईलाइट करें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अपना इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में अक्सर तौर पर ये आता है कि इतने कैंडिडेट सामने आ गए, या जितने बड़े बड़े लीडर होते हैं उनके एसेट्स सामने आते हैं, मगर जो नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं उनमें सबकी इतनी ज़्यादा डिटेल होती है, इतने ज़्यादा तफसीलात लिए जाते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो जाते हैं। उनमें उनके केसेस की तफसीलात होती हैं, उनमें उनके टैक्सेस की तफसीलात होती हैं, वो बीवियों की तफसीलात होती हैं, बच्चों की तफसीलात होती हैं, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो TV में क्योंकि स्पेस नहीं होता और रिसर्च वर्क नहीं होता तो वो काम नहीं हो पाता। तो वो हमारी कोशिश होगी तो इस तरह का जो काम रह जाता है, जो एक्सक्लूसिव काम है, जो इन्वेस्टिगेशन वाला काम हो, तो वो दस्तावेज़ के साथ नाज़रीन को दें। और ये एक क्योंकि बोल ने जो काम किया है ये एक नया सेल बनाने का लिए और जो एक अलग काम जो रूटीन से हट करके करे, तो वो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अच्छी तरह से इस जो इनिशिएटिव है उसको कामयाब करें और अपने नाज़रीन को सबसे अच्छी और इन्वेस्टिगेशन करके और दस्तावेज़ के साथ हम न्यूज़ दें। थैंक यू सुमरो साहब, वेलकम टू बोल। आई होप कि आपके बाद अब हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ज़्यादा चलेंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे जाएंगे। वी आर ग्रेटफुल फॉर यू। आप आ गए, हम यकीनन
आप बोल फैमिली में वेलकम कहेंगे। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और हम एक और इनिशिएटिव लेना है। हमेशा आपसे कह रहे हैं, ये बात पिछले एक हफ्ते से हम कह रहे हैं कि पोलियो के खात्मे के लिए आगे बढ़कर काम कीजिए। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए जहां हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं, वहीं 52 साला पोलियो रज़ाकार खालदा नसरीन की खिदमत उन्हें सब में नुमायाँ बना देती हैं। उनसे मिलते हैं हम। खालदा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में भी। खालदा साहिबा, वेलकम टू दुनिया बोलें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और हमने देखा, पहले ये बताएं कि जिस तरह से ये आपकी 4 व्हील पे, अब आपकी जो ये बाइक है इस पे आप करती हैं, बग्गी, इसी पे आप ट्रैवल करती हैं और ऐसे ही लोगों को जाती हैं घर घर पोलियो ड्रॉप्स देने। जी वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़िंदगी है ना, तो इस ज़िंदगी को चलाना है। तो क्योंकि मेरा इलाका कच्ची आबादी है और बहुत दूर तक है, यानी कि एक सुपरवाइज़र के पास तकरीबन जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है ना एरिया जो फैला हुआ है, उसमें जाना होता है। सही। और बर वक्त किसी को ज़रूरत पड़ सकती है मेरी कि मैं फ़ौरन, किसी के पास वाइल नहीं है, किसी के पास कोई भी मसले सही, तो फिर मैंने इसका सहारा लिया। मैंने कहा कि इसको जो है यूज़ किया जाए। सही। और ये बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन। अच्छा, आपको धमकियाँ भी मिली हैं, आपने कहा कि आप मुझसे डरी नहीं है और उसके अब तक अपना माशरा से काम जारी रखी हुई है, फ्रंट लाइन पे आके आप काम कर रही हैं पोलियो के खात्मे के लिए। एक औरत के लिए, कि आज हम वुमेन इक्वालिटी डे भी मना रहे हैं, तो एक औरत के लिए कितना मुश्किल है इस तरह से आगे बढ़ के इस काम को सरअंजाम देना और इस माशरे में काम करना? मैं तो समझती हूँ कि हर औरत के लिए माशरे में वो चलती है तो उसके लिए, चाहे किसी फील्ड में भी है, तो उसके लिए मुश्किलात काफ़ी हैं। और ये जो हमारे पास शोबा है, ये हमें गालियाँ ही गालियाँ और दरवाजे हमारे मुंह पे लगते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि जो नामुमकिन यानी कि बाज़ औक़ात ना अपने आप पे रोना आ जाता है। लेकिन हमारा महकमा और हमें यही सिखाया जाता है कि सब्र का दामन और इखलाक बुलंद रखो। तो ये चीज़ें हम अगर इसका इखलाक और इसको हम अगर छोड़ दें तो मेरा ख्याल है हमारी कामयाबी नहीं। बेशक। खालसा साहब, मैं भी रोज़ करती हूँ और हर साल ही कर रही होती हूँ पोलियो की आगाही के लिए, लेकिन सबसे पहला एक सवाल मेरा यहाँ पे मुझे ये आता है कि मैं जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर पोलियो के कोई हेल्थ वर्कर आपके घर पे आते हैं, नॉक करते हैं और आपसे कहते हैं कि बच्चे को पोलियो खातिर पिलाएं, तो उनके साथ रूड बिहेव क्यों किया जाता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर वो तकलीफ़ उठा के आपके घर तक चल के खुद आ रहे हैं तो उनकी ज़ात को क्या फ़ायदा है? वो आपके बच्चे के लिए आ रहे हैं, वो आपकी नस्ल को संवारने के लिए आ रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं है, आपको नहीं पिलवाना, तो एटलीस्ट उनके साथ रूड बिहेव तो ना करें, उनके साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। और अब हम इतने अरसे से पोलियो की आगाही फराम कर रहे हैं पोलियो के खात्मे के लिए, और हम पिछले साल तक बहुत खुश थे कि सिर्फ एक केस था और हम सब बैठे हुए खुशी से कह रहे थे कि अगले साल इंशाअल्लाह हम जब पोलियो कैंपेन का शो करेंगे तो 0 केसेस होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से 13-14 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। और इतनी आगाही के बाद भी ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी पोलियो के खतरे अपने बच्चों को नहीं पिलवाते, और क्यों? मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि क्यों नहीं पिलाते। वो लोग हैं कि कराची के अंदर मैं समझती हूँ कि हर कौम रहती है। जैसा कि कल आपके प्रोग्राम में एक बच्चा था स्वात से, स्वात में ये होता है कि एक ख़ानदान है, आप उसके दादा परदादा सबको आप जानते हैं। लेकिन ये कराची एक ऐसी जगह है, इस कराची के अंदर आप ये समझ लें कि एक कॉलोनी में आप चले गए, उस कॉलोनी में रंग बिरंगे लोग हैं। जो पोलियो यहाँ पिलाना मुश्किल है वो आबाई गांव में या एक इलाके जो हैं उनमें पिलाना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपने आज वहाँ पे जाके नोट किया, आपके पास हमारे पास डेटा होता है बाकायदा, तो हम दूसरे दिन जब गए तो वहाँ नई शिफ्टिंग आई हुई है। तो जब नई शिफ्टिंग आई हुई होती है तो वो हमें नहीं जान रहे होते, हम उन्हें नहीं जान रहे होते, तो वो हमारे साथ फिर इतना ही गंदा सलूक करते हैं, इतनी ही गालियाँ निकालते हैं। क्यों? कि वो कोई क्वेटा से आया हुआ होता है, कोई कहाँ से आया हुआ होता है, कोई कहाँ से आया हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने उस कल्चर में परवान चढ़ाई हुई होती है। और वही बच्चे जो ट्रैवल करके आते हैं उन्हीं बच्चों के अंदर पोलियो मौजूद होता है। और यहाँ पे मेरा ख्याल 80% लोग जो हैं वो अब शऊर आ गए, उनको पिलाने लग गए, बच्चों को भी वैक्सीनेट करने लग गए।
और आगे ये होता था कि बच्चों को टीके ही नहीं लगवाए जाते थे। अब ये है कि हमारी वर्कर, हमारी बहनें ये घर घर जाती हैं तो ये आगाही करती हैं, और काफ़ी लोग जो हैं अब जिन्होंने बिल्कुल ही, और हमें ये मैं आपके हवाले से ये बताऊंगी कि ये वैक्सीन बच्चों को लगाना इतना ज़रूरी हो गया है कि ऑरेंज कार्ड है। आगे तो ये होता था कि भाई डॉक्टर से मुआयना कर लिया जी, हमारी रिपोर्ट आ गई जी, तो हमारा बच्चा जो है ना वो जी हम बाहर जाने के लिए सही मेडिकल रिपोर्ट बनवाते थे। सही। तो अभी वाला बच्चा जो है उसको मेडिकल रिपोर्ट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज कार्ड जो है उसका मेडिकल रिपोर्ट है, जहाँ भी जाएगा, क्योंकि उसको तमाम वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीनेटेड है। हाँ, तो वो मैं ये समझाने पे लोग जो हैं एग्री होते आ गए हैं अब अपने आप पे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी हमें टाइम इसलिए लगेगा कि जो एक बच्चा 200 बच्चों को ख़राब करता है। सही। तो ये तकरीबन 16 से 17 दिन जो है, एक बच्चा 200 बच्चों को कैसे ख़राब करता है? वो इसलिए कि वो जब बच्चा जिसके अंदर वो जो लेके आता है, तो ये तो इखराज जब होता है उसका, यानी कि वो बाथरूम ये वो, और कच्चे नाले हैं, ब्लॉक हुए हुए हैं बिल्कुल, लोगों ने वहाँ घर बना लिए हैं, वहाँ निकासी नहीं है। तो ये जो जरासीम है ये 15 से 16 दिन जो है कि हमारे नालों में भी मौजूद होता है, नालों में भी मौजूद होता है। तो वो बच्चा जो है, आप जो भी डिटॉल डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई चीज़ भी डाल दो, ये जरासीम मरता नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी 16 दिन, 15 दिन, 18 दिन होती है। और आप ही बात सही है, ये भी कहते हैं कि अगर जैसे कि सपोज़ किसी घर में कोई गया है एज ए मेहमान और आपने सेम ग्लास से पानी पी लिया, अगर वही ग्लास उस बच्चे ने इस्तेमाल किया, दूसरे बच्चे ने वही ग्लास इस्तेमाल किया, तो उससे भी पोलियो का जरासीम फैलता है? नहीं, ऐसा तो कोविड के दिनों में ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल फैलता ये नालों में, फिर उसके बाद आप देखें ना कि हमारे कराची लगा लो, कोई भी जगह लगा लो, गंदगी के ढेर हैं। और ये जो पैम्पर है, डायपर्स, ये पैम्पर हमने बाहर फेंक दिया, डायपर्स बाहर फेंक देते हैं, ठीक है जी, वो बाहर फेंक दिया, तो वो चीज़ तो उसके अंदर मौजूद है। ये नाक के जरिए, पानी के जरिए, पानी के जरिए भी जाता है। तो ये जरासीम 15-16 दिन, 18 दिन ये जिंदा रहता है, और ये 18 दिन के अंदर ही अंदर ये अपना काम कर जाता है, और ये डायरेक्ट आपकी जाके बैकबोन की नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है। बिल्कुल आप जी हाँ, ये आंतों पे जो हम 2 कतरे जो पिला देते हैं हम, 2 कतरे समझ लें कि आपके बच्चे को महफूज रखते हैं। अगर 2 कतरे आप नहीं पिलाते तो गैर महफूज है वो बच्चा। सही। अच्छा, 2 कतरे पिलाना लाजमी है और इंजेक्शन आपको टीके लगवाना भी लाजमी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं फादर साहिबा कि अभी तो हमने बच्चे को टीका लगवाया, अगले महीने फिर लगवाएं, या अभी हमने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं फिर दोबारा से पिलवाएं, तो दोबारा से क्यों पिलवाएं? या ख़ास तौर पे अगर बच्चे को कोई वायरल बुखार है, नज़ला, खांसी है, ज़ुकाम है, जैसे आप भी घरों पर जाती हैं तो कहते होंगे जी हमारे बच्चे को बुखार है, हम नहीं पिलवा रहे कतरे पोलियो के, तो उस सूरत में क्या किया जाए? उस वक़्त हम ऐसे करते हैं कि उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ इसलिए कर देते हैं कि होता बुखार में भी कुछ नहीं है, उल्टी हो रही है, मोशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है बच्चे को, तो होता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक ज़हन बनाने के लिए कि आप माँ हैं, आप मुझे मना कर रही हैं कि इसे बुखार है, आप नहीं पिलाइए, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन दे सकते हैं ना बुखार में? जी दे सकते हैं बुखार में। जब हम डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि बुखार में, नज़ला, खांसी है, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं बच्चे को पोलियो के बिल्कुल दे सकते हैं जी। तो कहने का मकसद है कि आपको मुतमईन करने के लिए फिर हम वहाँ पे बाकायदा हम लिख देते हैं ना रिफ्यूज़र, बीमार रिफ्यूज़र अपने पास लिख लेते हैं, तो फिर हम दूसरे दिन, तीसरे दिन दोबारा जाते हैं, दरवाज़ा ठकठकाते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा भी है ना कि मैंने आपको कहा है कि इखलाक का दामन और सब्र का दामन नहीं छोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया खालिदा नसरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस दी, और तरक्की दे और इज्जत दे। आमीन। और आखिर में ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम वालिदैन से कि अगर बच्चे को वायरल नज़ला, बुखार, खांसी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे को पोलियो के क़तरे पिलवा सकते हैं, और जब आप टीके के लिए जाएंगे तो भी आप लगवा सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डॉक्टर से रुजू करें, उनसे पूछने के बाद आप बच्चे को पोलियो के क़तरे और टीके ज़रूर लगवाएं, लेकिन
लेकिन बराए मेहरबानी एक ड्रॉप भी ना छोड़ें अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अगर कल चलना है तो हमें फैसला आज ही करना है। तो एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। कुछ फाइटर्स से आपको मिलवाएंगे, खवातीन फाइटर्स। आज प्रोग्राम पूरा ही खवातीन के ऊपर। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन इक्वालिटी डे पे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आज वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है। ख़वातीन को उनके बराबर की हुकूक मिलने पे बात हो रही है। 7 बरे आज़मों पर फैली इस कुर्रा अर्ज़ पर इस वक्त ख़वातीन की तादाद 396 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 193 ममालिक में से मर्दों और ख़वातीन को मसावी यानी कि बराबर के कानूनी हुकूक नहीं मिलते और बराबर के कानूनी हुकूक देने वाले ममालिक की तादाद सिर्फ 6 है। ये अभी भी बहुत अफसोस की बात है कि आज के इस माशरे में पहुंचने के बाद जहां हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, 2022 में हैं और वहां पे भी ख़वातीन को प्रॉपर उनके हुकूक नहीं दिए जाते। ऑल्दो पाकिस्तान के आइन में तो औरत के लिए हुकूक हैं, लेकिन मुआशरा या हमारे साथ के लोग, हमारे कुलीग्स, क्या औरत को वो राइट देते हैं या नहीं देते, और फीमेल्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर वो कोई जॉब कर रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में है या किसी स्पोर्ट्स में है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट बहुत ही बेहतरीन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरसीन हमदानी, नेशनल चैम्पियन हैं टाइक्वांडो में, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वेरी क्यूट, वेरी स्वीट एंड वेरी टैलेंटेड परिशे अदनान, डॉटर ऑफ अमीर अदनान का अपना ब्रांड भी है परिशे, और बहुत अच्छा ही काम कर रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में। बोथ ऑफ यू वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं परिशे से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज परिशे आप मुझे ये बताएं कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना एक फीमेल के लिए, बीइंग अ फीमेल, कितना प्रॉब्लमैटिक होता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है मेल साइड से? आई थिंक सबसे बड़ी जो बात आती है वो थोड़ी सी ईगो की आती है। मैंने हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कॉर्पोरेट साइड पर आते हैं, तो एटलीस्ट मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी जब मैं स्टार्ट ले रही थी, तो आई वॉजन ओनली यंग, मैं एक औरत भी थी, तो उस पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कुछ रुकावटें पेश आती हैं। वो समझते हैं कि शायद आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है या एबिलिटी है वो उनके लेवल पर नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन भी वही है, आपका एक्सपीरियंस भी वही है, और ये कभी रुकावटें मुझे जो नज़र आती हैं ये कभी मर्दों को नहीं फेस करनी पड़ती। अगर हम बात करें किसी बिजनेसमैन का बेटा, एक 22-21 साल का लड़का भी आके अगर बिजनेस ज्वाइन करता है और उसमें अपना वो इनपुट देता है, तो लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, वेलकम कहते हैं कि ओके फाइन, अभी यंग जनरेशन है, नया खून है, जोश है, एक बहुत अच्छे नए आइडियाज़ लेके आएगा, यूनिक आइडियाज़ के साथ आएगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम देखें, एक फीमेल, यंग फीमेल 21-22 एज की वो आए, अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करे, उनमें कुछ इनपुट देना चाहे, तो वहाँ पे कहा जाता है अच्छा ये सिखाएगी हमें 21 साल की बच्ची। वो एक थ्रेट का एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि एक वो मैस्कुलिनिटी में एक वो होती है कि आप इनकी वजह से हमारा कुछ नुकसान होगा। तो ये आज भी हम ये फेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, वहाँ पे हम कहते हैं कि जी, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज की CEO हैं और बहुत ही अच्छे एक लेवल पे ख़वातीन काम कर रही हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कितनी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के बाद वो इस लेवल पे पहुंची होती है। इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है जब वो उन पोजीशंस पर आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने किन किन रुकावटों का सामना करके वो उस लेवल तक आई हैं। तो मैं फरसीन से जानना चाहूँगी, फरसीन आप स्पोर्ट्स में हैं, टाइक्वांडो में हैं, नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना है? लाइक इस तरह से होती है कि फीमेल को और मेल को कंपेयर किया जाता है, और फीमेल और मेल का कंपेयर नहीं है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है ही नहीं, क्योंकि लाइक मेल को खुदा ने ज़्यादा सलाहियतें दी हुई हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा पावर है। अब जब हम लोग लाइक आई एम अ फाइटर, तो हम फाइट कर रहे होते हैं या फिर हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मेल की ज़्यादा पावर, हम मेल से कम पावर कर लेते हैं, तो पीपल यूज टू से सम कोचेस कि उसकी तरह खेलो। क्यों हम उसकी तरह क्यों खेलें? हमें लड़कियों में खेलना है, हम लड़कियों के साथ फाइट करते हैं, तो हम फीमेल वाली पावर रख सकते हैं, मगर दे यूज टू कंपेयर। और लाइक अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर हम वही वाली बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि अगर उनको लगता है कि भाई अगर जब एक आप स्पोर्ट्स में आ गए हैं तो मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, अगर एक मर्द जिस तरह लड़ सकता है तो ख़वातीन भी लड़ सकती है, इसको हम पॉजिटिव में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है?
देख सकते हैं, मगर लाइक अगर हम पावर की करें, एनर्जी करें, तो ऑब्वियसली मेल में ज़्यादा है, खुदा ने डाला है वो, ठीक है। तो हम उनको किसी फीमेल को मेल से कंपेयर नहीं कर सकते। फीमेल अपनी जगह पे ऊपर है, मेल अपनी जगह पे ऊपर है, मगर ये जो कंपैरिजन है आई डोंट थिंक ये ठीक है। कंपैरिजन आपके नज़र में सही नहीं है। अच्छा परीक्षा, आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइए कि किस तरह की आप कहेंगी कि कंपैरिजन किस तरह से, नहीं टैलेंट के हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, और हैरेसमेंट जितनी होती है उसको फेस करना। देखिए यहाँ बात आती है, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स एट प्ले हैं बेसिकली। जो इनकी बात है वो एक जगह पर अब सही है, बिकॉज यू नो जब आप बॉडी की बात करते हैं, फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं, तो डिफरेंसेस हैं, बट आई कैन स्टिल से कि आई कैन डू अ लॉट मोर पुशअप्स देन अनदर मैन कैन डू आल्सो, यू नो। तो वो ट्रेनिंग के भी ऊपर आ जाता है। बट जब आप बात करते हैं इंटेलेक्ट के ऊपर, मॉरल्स और वैल्यूज़ के ऊपर, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मर्द के दिमाग में और मेरे दिमाग में कोई फ़र्क है। जो मैं कह रही हूँ या वो कह रहे हैं, उनमें इतनी फ़र्क बातों में नहीं होगा। तो उस हिसाब से आई थिंक वहाँ पर जो हरासमेंट और रुकावटें पेश आती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बट जहाँ इनकी बात है, आई डू थिंक वो बॉडी फिजिक पे और बॉडी शेमिंग पे ही बहुत ज़्यादा किया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, बात आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को दूसरे बदतरीन ममालिक में से एक करार दे दिया गया है कि जहाँ पे वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं, उनके इक्वालिटी, जेंडर कुछ भी नहीं दिया जाता, उनको राइट्स नहीं मिलते। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी, किस हद तक आप इस चीज़ से अग्री करती हैं? देखिए, ये जो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी ना, ये 3 वेरिएबल्स पे बनाई गई है। नंबर 1 इंक्लूजन, सोसाइटी में इंक्लूजन, माशरे में औरतों की इंक्लूजन। दूसरा आपका कितना रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर। इन पाकिस्तान आज हम 20% भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और यहाँ इंक्लूजन की बात आती है तो आप देखें 48% वुमेन तो हैं पाकिस्तान के अंदर, पर आप पब्लिक स्पेसेस में देखें एक भी औरत आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो महफूज नहीं फील करती हैं। और तीसरा वेरिएबल वही है, महफूज वाला, तो सिक्योरिटी औरत को नहीं मिलती जो यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज़्यादा। अच्छा, हरासमेंट तो आपके, अच्छा डोमेस्टिक अब्यूज़ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, आपका एक फिजिकल अब्यूज़ भी है, आपका मेंटल अब्यूज़ भी होता है। तो इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, राइट्स आपको क्या लगता है परीक्षा, और मैं फरसीन आप दोनों से पूछूंगी, पहले फरसीन आपकी तरफ आती हूँ, कि क्या माशरे में ख़वातीन ही एक औरत को जो है वो उनका राइट नहीं लेने देती? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ एक मैं कहूँगी कि एक टैबू बन गया है कि अगर आप बाहर घर से निकलती हैं तो आए नौकरी करेगी, ओह हाँ, अब ये जब घर से औरतें नौकरी करने के लिए निकलती हैं तो घर तो पीछे संभाला नहीं जाता, एक औरत ही सबसे पहले उठ के खड़ी होती है एक औरत को बिठाने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगी? मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया है, इवन फादर ने। हाँ, मगर स्टार्टिंग ये था जब मैं स्पोर्ट्स में आई थी तो मेरी मॉम मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। वो कहती थी, मतलब एक जो मिथ है, बेटी है इसकी शादी करानी है, अगर नाक टूट जाए या कुछ टूट जाए तो इसकी शादी कैसे होगी, हार्ट टूट जाए, सबसे ये मेन चीज है, प्रॉब्लम है। मगर लेकिन आपको क्या लगता है शादी के बाद तुम्हारी सास तुम्हें सपोर्ट करेगी स्पोर्ट्स के? आई डोंट थिंक सो। तो फिर क्या? 99% नहीं सपोर्ट करेगी। जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद फैमिली 1% हो सकता है करे, अगर मेरे फादर जैसे हो हस्बैंड, क्योंकि मेरी मॉम ने मास्टर्स जो किया है मेरी मतलब अपनी शादी के बाद किया है, तो और हम लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, मॉम से लड़के, फैमिली से लड़के, बाबा ने सबको सपोर्ट किया, तो 1% मैं कहूँगी कि हाँ सपोर्ट करते हैं, मगर 99% मैं कहती हूँ कि नहीं सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, फरसीन बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू दोज फैमिलीज जो हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ बैठे हुए हैं और वुमेन इक्वालिटी के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं कहूँगी कि मेजॉरिटी नहीं तो माइनॉरिटीज़ में से ही सही, लेकिन बहुत से घर आज भी मेजॉरिटी ऐसे हैं जहाँ पे आज वो पढ़े लिखे भी हैं, वेल स्पोकन है, लिटरेट पीपल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत को एक अपनी पढ़ाई खुद से चूज़ करने का भी मौका नहीं देते कि जी तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या प्रोफेशन चूज़ नहीं करने देते। आज भी 80% ऐसी लेडीज़ हैं जो MBBS कर चुकी है, लेकिन उसके बाद उनको प्रैक्टिस के चांस नहीं मिलता क्योंकि शादी करके उनको बच्चे पालने होते हैं घर में। आप क्या कहेंगी परीक्षा इस बारे में? ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ आपने पहले भी बात की थी कि ज़्यादातर औरतें रोक रही हैं औरतों को ही, बट इस पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सोशलाइजेशन की भी बात होती है। तो वो कहते हैं ना कि एक परिंदे को अगर आप केज में रखे उसको एक चीज़ सिखा देते हैं तो वो आप पिंजरे का दरवाज़ा भी खोलेंगे वो उड़ेगा नहीं। हाँ सही, उसको फिर आराम पसंद ही हो जाएगा वो। हाँ, तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम क्या हुआ है कि इस खौफ की वजह से ना वो एक परपेचुएटेड साइकिल हो गई है ऑन द नेम ऑफ कि हम उनको महफूज रखने के लिए हम ये कर रहे हैं।
मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? लाइक अगर हमें कोई रोक रहा है, अगर मतलब फीमेल्स को हम लोग को कोई रोक रहा है, हमारी फैमिली नहीं सपोर्ट करी, तो हम क्यों उसके लिए स्टेप नहीं ले रहे? हम क्यों बैठे हुए हैं? तो मेरा भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी रोका गया था, इवन कि मुझे अभी भी रोका जाता है बहुत सारे कामों से। मैं बाहर जाती हूँ, लाइक लास्ट टाइम जो है मेरा 11 बजे, मगर मैं 11 बजे 9 to 11 में अपनी ट्रेनिंग करती हूँ डेली बेसिस पे। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो मुझे आते आते लेट हो जाता है। तो अभी भी है, मगर मैं अपने लिए स्टेप लेती हूँ क्योंकि मुझे वो करना है। लेकिन अगर सोसाइटी भी सेफ नहीं, फिर यहाँ पे ये बात भी आ जाती है। फरसीन, आप इंटरनेशनली भी बाहर जाती हैं, आप नेशनल लेवल पे जाती हैं हर जगह। एग्जैक्टली। आप वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स करती हैं, एज एथलीट आप खेलती हैं, वहाँ पे मेल एथलीट्स भी आते हैं, फीमेल एथलीट्स भी होते हैं, तो उनमें क्या फ़र्क देखती हैं आप? किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है? ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क होता है? उनकी ट्रेनिंग में कोई फ़र्क दिया जाता है? लाइक आउट ऑफ कंट्री और पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट, यही फ़र्क है कि उनको कंपेयर नहीं किया जाता एक दूसरे से, ठीक है? उनको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उधर जाके स्टडी का इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है कि लाइक मुझे जॉब करनी है, ठीक है? लाइक आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है? मुझे अपना खुद आगे स्टडी करनी है, मुझे जॉब करनी है। एक वक्त मेरे पर ऐसा भी था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या करूं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से पैसे नहीं लेती। फ्रॉम लास्ट 6 ईयर यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट बेसिकली, ठीक है? तो सैलरीज बंद हो गई थी। तो फिर मैंने स्टेप लिया कि लाइक मैं कब तक अपनी मॉम से पॉकेट मनी मांगूँ कि मॉम मुझे 100 रुपीज़ दे दें, मॉम मुझे 1000 रुपीज़ दे दें। मैंने स्टेप लिया, ठीक है? मुझे पर्सन यही आपका एक मैसेज है कि हमारे पास वक्त की कमी है। मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत एक कामयाब वुमेन हैं हमारी फील्ड में, अपनी फील्ड्स में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? क्विकली मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज भी देते हैं जल्दी से। मैं यही बोलना चाहूँगी, योर बॉडी इज़ योर एसेसरी, और वो आपको सपोर्ट कर रही है फ्रॉम लास्ट ईयर्स। सो इट्स टाइम टू पे बैक टू योर सेल्फ। अपनी बॉडी को सपोर्ट करें, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। थैंक यू। परिशे, इन सपोर्ट ऑफ दैट एजुकेशन, आई थिंक किताब जहाँ पर होती है एवरीथिंग चेंजेस। सो या ट्रू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें टाइम दिया और अपने अपनी फील्ड में आप दोनों बहुत ही कामयाब ख़वातीन दोनों में हैं, और हमारी दुआ है कि आप और कामयाब हों। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि जनाब, बच्चियाँ कुछ भी हों, चाहे वो फीमेल्स हो, कहीं भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े तो वो खुद अपने लिए खड़े होकर स्टैंड लें। और दूसरी बात, ये पेरेंट्स को चाहिए, फैमिली को चाहिए कि उनकी लाजमी सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान को कहते हैं कि बहुत बुरा, लेकिन कहीं कहीं इलाकों में मैं कहूँगी कि है, लेकिन आज भी हमें ख़वातीन को प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं। अगर हम दोहा कतर की बात करें, सऊदीया की बात करें, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स में फ़ीमेल आज भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम फीमेल्स के हम जानते हैं जो पॉलिटिक्स में सामने हैं और आज भी सामने आते रहेंगे। इसी के साथ ही शो का वक्त ख़त्म होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को इंशाअल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।